सभी को नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं आपके नेट के लिए, जेआरएफ के लिए और जिसका पीएचडी क्वालिफाई हुआ है उसके लिए। जैसा कि आज का जो विषय है वो पूर्ण रूप से कि पीएचडी की वैकेंसी कैसे पता चले, पीएचडी कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कराते हैं। इसके बाद है कि देश में कितने स्टेट में योग की यूनिवर्सिटी है या कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। एक छोटा सा खाका, एक छोटा सा जो हमारे नॉलेज में है, जो हमने देखा है, उसको हमने इसमें रखने की कोशिश करी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां योग का डिपार्टमेंट खुल चुका है। तो आज उस विषय पे बात करेंगे। जैसा तीसरा हमारा जो कंटेंट है वो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी आती है उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलेगा और उसको उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो उस विषय पे हम विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि पहला हमारा विषय है कि अब कहाँ से पीएचडी की वैकेंसी का पता चले। तो जैसा कि उत्तर में है कि कई सारी यूनिवर्सिटियों में, जैसे कई लोग इसमें, करीब 26 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें पता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री में पीएचडी की सीटें हैं और वहाँ कुछ लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ सीएसयू में अभी कुछ सीटें आई। इसी तरीके से एनएसयू में भी योग का डिपार्टमेंट है, आईजीएनटीयू में है, हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, एलएनआईपी में है, मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, संस्कृत विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड में है उसमें है। इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जहां योग का कार्य पहले से ही चल रहा है। वहाँ पहले से ही पुराने डिपार्टमेंट है और वहाँ परमानेंट स्टाफ है, क्योंकि योग में पीएचडी कराने का कार्य जो है वो परमानेंट स्टाफ करा सकता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो प्रोफेसर हो। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत 4 लोग पीएचडी कर सकते हैं, एसोसिएट के अंदर 6 और प्रोफेसर के अंदर 8 लोग मैक्सिमम पीएचडी कर सकते हैं। तो ये एक खाका है कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। जैसे अब स्टेट की यूनिवर्सिटी की बात करें तो गुरुकुल कांगड़ी है, और आपका एमपी छत्तीसगढ़ अब योग का गढ़ हो गया है। हरियाणा में भी बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ योग के डिपार्टमेंट खुले हुए हैं और वहाँ योग से पीएचडी का भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी है। पहले हमारी यूनिवर्सिटी जो जहाँ से हमारा कार्य पीएचडी का चल रहा है वो डीम्ड थी, अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। इस तरीके से एक लाकुलिस योग यूनिवर्सिटी है जो कि पूर्ण रूप से योग पे ही डिपेंडेंट है, वो योग से ही संबंधित है। मोरारजी है लेकिन वहाँ पीएचडी का कार्य नहीं होता है। एस व्यासा है। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिस पे आप व्यक्तिगत तौर पे विजिट करके पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे पीएचडी की सीटें आई हैं। अभी जैसे जवाहर नवोदय में वैकेंसी आई, आप में से मुझे लगता है कि कई लोगों को पता नहीं होगा कि जवाहर नवोदय में भी योग के का स्कोप खुल गया है। वो आज तक की सबसे ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, 42,000 35,000 ऐसे से करके उनका सैलरी स्केल है। तो कहने का मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन, काम तो बहुत हो रहा है, वैकेंसी बहुत आ रही है, लेकिन पता कैसे चलेगा। डिपार्टमेंट बहुत जगह खुल चुके हैं। जब मुझे याद आया और मैंने लिखा तो लगभग 20 से 25 यूनिवर्सिटियां मैंने ही लिख दी हैं और यहाँ योग के कार्य हो रहे हैं। यहाँ डिपार्टमेंट है और जब डिपार्टमेंट है तो वहाँ टीचर की भी आवश्यकता है। तो आपको योग क्रांति परिवार के माध्यम से ये सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं मेरे हिसाब से। और बाकी व्यक्तिगत यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी इस तरीके का काम हो सकता है। अभी हम केवल और केवल पीएचडी एडमिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, देश में किस किस स्टेट में योग की यूनिवर्सिटी है। तो देश में आपको सभी को पता होगा क्योंकि आपने नेट और जेआरएफ की तैयारी करी। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको हम योग का हब मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे योग का डिपार्टमेंट स्टेट ने बनाया।
इसके बाद एमपी में योग का क्रेज है। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें योग का डिपार्टमेंट है। हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली के कुछ, जैसे कि अपना एलबीएस है, मोरारजी है। यहाँ भी मोरारजी ने आ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साथ मिलके बीएससी इन योगा कराना स्टार्ट किया। जब बीएससी इन योगा कराएंगे तो वहां पे भी आने वाले समय में पीएचडी की सीटें निकलने की पूर्ण संभावना है। इसी तरीके से और भी स्टेट में, जो कि हमें, जैसे अभी रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी को स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया यूपी में, तो वहां पे योग का डिपार्टमेंट पहले से था। ऐसे और भी यूनिवर्सिटियां हैं जो हमारे अभी जानकारी में नहीं है, या हमारे रिसर्च से थोड़ा सा रह गई हैं, क्योंकि हम भी इस विषय पे काम करने का के जिज्ञासु हैं, क्योंकि सभी को रोजगार चाहिए। आप भी जुड़े हुए हैं कि इस विषय से हम अगर जुड़े हैं तो इस विषय में हमें रोजगार भी मिले और हम इससे जुड़े रहें, क्योंकि ऐसा विषय बहुत भाग्य से मिलता है कि हम अपने स्वास्थ्य पे भी काम करें और इसी से हम अपने परिवार को चलाने का भी काम करें, धन का अर्जन भी करें। तो इससे अच्छा विषय तो कुछ है नहीं। अब भविष्य में क्या काम बहुत, कि भाई काम कैसे मिलेगा और सिस्टम कैसे बनेगा, तो वो धीरे धीरे जब इतने डिपार्टमेंट खुल गए हैं और इस तरीके की प्रक्रिया चल गई है, हर जगह बात हो रही है, तो ये सब चीज होना स्वाभाविक है। अब जैसे हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कहाँ आएगी, कैसे आएगी, कैसे पता चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट की दो तरीके की जो टीचिंग है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है, आपका मास्टर्स हो, आपके पास नेट हो, तो आप एलिजिबल हैं कहीं पढ़ाने के लिए। गेस्ट में कोई एपीआई नहीं मांगता है, कोई कुछ नहीं मांगता है, बस आपके पास ये दो चीज होनी चाहिए, आपका मास्टर्स हो और आपका नेट हो। आप इंटरव्यू में जा सकते हैं और उसके बाद अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पढ़ा सकते हैं। तो कई ऐसी यूनिवर्सिटी, अभी उनका थोड़ा सा पे भी बढ़ा दिया है। पहले वो 50,000 के आसपास का अमाउंट था जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते थे, अब उनका कोई यूनिवर्सिटी 65 दे रही है, कोई 71 दे रही है, और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी 50,000 रुपए है। तो ये रही उनकी पेमेंट की बात। लेकिन अभी संभावनाएं और खुल रही हैं, जैसे कि एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें आह्वान किया गया कि जो भारत की शिक्षा पद्धति है उस पर जोर दिया जाए और उसको ही प्रमोट किया जाए। तो इसमें हमारा एक सब्जेक्ट जुड़ गया है, योगा का। तो ये बहुत हर्ष का विषय है, और अधिकतर लोग इस विषय को पढ़ने के लिए मूव भी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि मेरे संपर्क का विश्वविद्यालय है, हमारा आना जाना लगा रहता है, एग्जाम ड्यूटी और एग्जाम से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसमें उन्होंने 70 नंबर का पेपर रखा हुआ है, 3 क्रेडिट का पेपर, जो कि बहुत बड़ा पेपर होता है। करीब इसमें 60 घंटे प्रोफेसर को दिए जाते हैं उसको पढ़ाने के लिए। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में योग डिपार्टमेंट नहीं है। जिस दिन वहां योग का डिपार्टमेंट खुलेगा उस दिन ये मान के चलिए हमारे वहां से 92 कॉलेज एफिलेटेड हैं, तो 90 टीचर तो कंफर्म है कि उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एनएपी यूजीसी से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वहां योग पढ़ाना लगभग लगभग एक तरीके से कंपलसरी ही है। तो आने वाले समय में वैकेंसी बहुत है। अब ये अप्लाई कैसे होता है ये देखने का विषय रहे। क्या आप व्यक्तिगत इन यूनिवर्सिटीज की साइट को चेक कर सकते हैं। काम स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कॉरपोरेट ऑफिस में, हर जगह काम की संभावनाएं हैं हमारे लिए। काम की कमी कहीं नहीं है। और बाकी आप में से अधिकतर लोग काम कर भी रहे होंगे, क्योंकि एक जगह मैं बैठा था, एक छोटा सा एक वाक्य बोल के उसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा, कि एक गुरुजी थे, वो बैठे थे तो बता रहे थे कि जी किसी ज्योतिष के पास हाथ दिखाने जाएंगे तो ज्योतिष आपको कितना बताएगा, जितना उसको आएगा उतना ही वो बता पाएगा। अब उस ज्योतिष ज्ञान का 10% का ज्ञान है, और आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि वो आपको 100% आपके बारे में बताए, तो ये संभव नहीं हो सकता है।
इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के पास जाएंगे और उसने उसका ज्ञान कम लिया है या अल्प है, तो वो उसका पूर्ण ज्ञान आपको नहीं दे पाएगा। जब तक हम योग की विद्या को अधिकतम नहीं ग्रहण करेंगे, अगर हमारे पास इसी तरीके से उसका 10% का ज्ञान रहेगा, तो हम समाज को 100% का ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो हमें अपने ज्ञान की वृद्धि में सतत प्रयासरत रहना चाहिए। कोशिश करें कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और ज्ञान कैसे बढ़ेगा? क्योंकि योग एक प्रैक्टिकल विषय है, अपने पे अनुभव किया जाने वाला विषय है। तो रोज योगाभ्यास जरूर करें। ऐसा गुरुजनों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, या मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, कि एक ये प्रैक्टिकल विषय है। जब हम करेंगे तो उसकी अनुभूति हमें होगी, और हम सामने वाले को फोर्स के साथ कहेंगे। लेकिन जब हम उसका अभ्यास खुद नहीं करेंगे और हमारे ऊपर उसका इम्पेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम सामने वाले को उस दबाव के साथ नहीं कह सकते कि योग करो और आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, या आप इससे योग करने से आपके लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। लेकिन जब हम उसका अभ्यास करेंगे, तो हम भी फर्म रहेंगे और दूसरे को फर्म के साथ बोलेंगे कि जी के करिए और आपको देखो रिजल्ट मिलेगा जरूर। तो ये सारा का सारा जो विषय है, मैंने कोशिश किया आपके सामने रखने की। हमारे मित्र सत्येंद्र जी हैं, पूजा देवी जी हैं, मेरे साथ पीएचडी का कार्य कर रहे हैं, हम एक ही विश्वविद्यालय में हैं। थोड़ा कम समय था, नहीं तो हम और भी लोगों को जोड़ते। कुछ एलएनआईपी के विद्वान हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। तो कभी रहेगा तो हम उनको भी जोड़ेंगे, तो वो भी अपना जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि कुछ हो सकता है कि हम आपसे 2 कदम आगे बढ़ा चुके हैं, तो कैसी क्या परेशानियां हो सकती हैं, हम आपको उसका कैसा लाभ दे सकते हैं, तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी इसमें बहुत सारे अनुभवी लोग भी जुड़े होंगे। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न होगा तो उसको हम करेंगे एक बार। सत्येंद्र जी और पूजा देवी जी को हम सुनेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। मैं सत्येंद्र सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सत्येंद्र सर जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। सत्येंद्र सर थोड़ा मार्गदर्शन करें। नमस्कार सभी को। ये छोटी सी, जैसा कि हमारे क्वेश्चन, मुझे लगता है मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है। हाँ सर, आ रही है। हमारे कौशल जी ने इतना सुंदर इस संस्थान का रखा है, उसके लिए थोड़ी सी प्रार्थना। ओम सदाशिव समारंभम् शंकराचार्यमध्यमाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमन वंदन। आज की इस मीटिंग में उपस्थित हमारी संस्था के संस्थापक, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि वे मेरे सहपाठी रहे हैं, कौशल जी, जिन्होंने इस संस्था का भी नाम, इस योग परंपरा, जो कि जैसा कि ये हमारी योग विद्या है, इस
ये जो विद्या है पूरी वास्तविक योग परंपरा पर ही आधारित विद्या है और उन्होंने ये बड़ा यूनिक नाम ये आपके लिए रखा इस संस्था का। उसके लिए मैं कौशल जी का अभिनंदन करता हूँ, इस संस्था में उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इतना अच्छा निरंतर वे योग के प्रचार प्रसार और जन कल्याण के लिए इतना सुंदर काम कर रहे हैं और बड़े ही कुशाग्र बुद्धि और बड़े ही अच्छे हमारे साथी रहे हैं। बड़े भ्राताएं हमारे सदा बड़े भाई की तरह मार्गदर्शन किया है और बड़े ही हमारे टॉप ये जो बैच था उसके टॉपर हैं। बड़ी खुशी मिलती है, इतना अच्छा कार्य ये निरंतर कर रहे हैं कि योग की प्रचार प्रसार को, योग विद्या को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज मुझे परम सौभाग्य मिला है कि सर ने मुझे भी आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर का और आप सभी का। सुनील जी मेरे सहपाठी हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को सहयोग बता दूं संज्ञान के लिए कि सुनील जी और कौशल जी, मैं हम सभी लोग स्नातकोत्तर डिप्लोमा के सहपाठी हैं और बहरहाल अभी मैं और सुनील जी एक ही संस्था में एक ही बैच में विद्या वारिधि, जैसे अंग्रेजी स्ट्रीम में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी योग विषय योगा साइंस में हम लोग कर रहे हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पटवारिया सराय में, वहाँ से हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी सर ने जो विषय रखे, अभी सुनील सर ने काफी अच्छे तरीके से मुझे लगता है उन सारे बिंदुओं पे पूरा व्याख्यान या फिर जो कुछ जितनी जानकारी हो सकती थी अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई है। और आपकी जो कुछ भी और जिज्ञासाएं होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उन जिज्ञासाओं को पूरा किया जाए, जिज्ञासाओं को दूर किया जाए। जैसा कि अभी सर ने बताया कि इतने सारी संस्थाएं हैं योग में, बहुत सारे चांस हैं, बहुत सारे चांस, बशर्ते हमें उस सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक तो होता है कि मेनली कुछ लोग तो इस स्ट्रीम में जो आ रहे हैं ना, दो तरह के लोग हैं। एक तो वे लोग हैं जिन्हें पूरी तरीके से कैरियर बनाना है और एक है कि जो साइड के रूप में साइड बिजनेस कहें या फिर एज अ साइड पॉइंट तैयार करना चाहते हैं जिससे कि हमारा चलो जी इससे भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यदि आप वास्तविक तौर पर इसमें यदि कैरियर बनाना चाहते हो तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि कोशिश करिए कि योग में रमने की और योग को जीने की कोशिश करिए। क्योंकि मेरा विश्वास है कि जहाँ तक ये योग कुछ करे या ना करे, दूसरों को कुछ आप करवाओ या ना करवा पाओ, बेशक आप आर्थिक रूप से अर्निंग ना कर पाओ, लेकिन आप अपने आप को संयमित कर पाएंगे, अपने जीवन को संयमित कर पाएंगे। और जब आप अपने आप को और अपने जीवन को संयमित कर पाएंगे तो स्वाभाविक है आप अपने परिवार एवं समाज में भी एक अहम भूमिका अदा कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि आप योग से जुड़े रहें या योग में आगे बढ़ें। योग में आज की जो नई शिक्षा नीति है वो सर्वांगीण विकास की बात कर रही है। सर्वांगीण विकास कैसे संभव है? सर्वांगीण विकास हमारे ऋषियों मुनियों ने इतनी विशाल ज्ञान संपदा हमें प्रदान की है, क्या हम उस ज्ञान संपदा को संरक्षित कर पा रहे हैं? क्या उसके कुछ अंश पे फॉलो कर पा रहे हैं, अपने जीवन में उसे धारण कर पा रहे हैं? ये थोड़ा सोचने का विषय है। यदि हम वास्तविक तौर पर यदि सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सरकार से ही चाहे कोई, हम प्रत्येक नागरिक को थोड़ी थोड़ी ये जिम्मेदारी बनती है कि स्व पर शासन फिर अनुशासन। कहा गया है कि पहले अपना विकास करिए, अपने आप को संयमित और अपने आप को तैयार करिए। जब आप अपने आप को तैयार कर पाओगे तभी एक समाज में भूमिका या फिर एक कुछ कर्तव्यों का निर्वहन कर पाओगे। आत्मनिर्भर भारत की पहल चली थी,
आत्मनिर्भर भारत, कैसे आत्मनिर्भर भारत संभव हो सकता है? वो जब भी संभव होगा कि जब हम अपने आप में स्थिर होंगे, संयमित होंगे, हाँ, स्वस्थ होंगे। वो सब किस चीज से संभव है? वो सब योग विद्या, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए हुए इस ज्ञान परंपरा से, इसका अनुसरण करके, इसको समझ के, इसको जीवन में धारण करके हम स्वयं और समाज को भी एक नई रास्ता दिखा सकते हैं। तो यही है कि कोशिश यही करनी है कि यदि आप वास्तविक तौर पर कैरियर बनाना चाहते हो तो अच्छे से लग जाइए, ढंग से मेहनत करिए और सकारात्मक रहिए कि रिजल्ट आएगा। और निश्चित है कि देखो, देर है लेकिन अंधेर नहीं। जब हम में से ही कोई ना कोई ऐसा महापुरुष या कोई ना कोई ऐसा मनुष्य मानव निकलेगा कि जो अपनी इस बात को, रोजगार के मुद्दे को, कैरियर के मुद्दे को ठोस रूप से पार्लियामेंट या फिर ऊपर उठा पाएगा। और ये ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं इस चीज में लगी हुई हैं। तो हमें इस बात से निराश बिल्कुल नहीं होना है कि जी हमारा करियर सेट होगा या नहीं होगा। आप अपने लिए कोशिश करिए, जी हम अपने लिए कर रहे हैं, मुझे अपने आप में इससे रहना, स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ रहेंगे तो सारी सबसे बड़ी पूंजी आपके पास है। कहा गया है शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। हर चीज को अचीव करने का जो साधन है, कुछ भी यदि प्राप्त करना चाहते हो तो आपका शरीर ही वो साधन है। और कैसा शरीर? स्वस्थ शरीर। और इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और वो मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग में अपार विभिन्न योग मार्ग, बहुत सारे साधन बताए गए हैं। साधक को सुविधा के अनुसार जो अच्छा लगे वो आराम से फॉलो करके और अपने आप को सुगम और शांत और अच्छे तरीके से आगे ले जा सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। आप बिल्कुल इस बात पे निश्चिंत रहिए, निरंतर काम चल रहे हैं। और इधर उधर आप भी, बहुत सारी वेबसाइट है ऐसी, सुनील सर ने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बताई, यहाँ इतने योग डिपार्टमेंट खुल रहे हैं और वहाँ निरंतर काम चल रहा है। परमानेंट फैकल्टीज आ चुकी हैं, जहाँ नहीं आई है वहाँ आने के पूरी चांसेज हैं, काम चल रहा है कि हाँ जी वहाँ खुलें। तो जितनी भी खुलती जाएंगी उतनी हमारे और रास्ते खुलते चले जाएंगे। और इस चीज को बताने के लिए कहाँ कहाँ पीएचडी की यूनिवर्सिटीज आ रही है, कहाँ कहाँ जॉब्स निकल रही है। सब रही बात, देखो बात ऐसी है कि अभी जैसे सरकारी यूनिवर्सिटीज सर ने जितनी बताया, अभी फैकल्टी कम होने की वजह से मैं मानता हूँ कि उनमें पीएचडी की वैकेंसी कम निकल रही, थोड़ी थोड़ी। तो उसमें और हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र अर्थात योग के क्षेत्र में जो है काफी एप्लीकेंट हो चुके हैं, इतने प्रतिभागी तैयार हैं जो कि पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए पूरी तरीके से। अब तो बहरहाल इस बार से कंपलसरी कर दिया है कि आप नेट क्वालिफाई जरूर करेंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ये सारी कंडीशंस कुछ बढ़ते हुए जेआरएफ की फेलोशिप देने के लिए घटाया इन लोगों ने, और कुछ ये कि इनके पास योग की परमानेंट फैकल्टीज उतनी अवेलेबल नहीं है जितने प्रतिभागी लाइन में खड़े हैं, जितने प्रवेश या प्रवेशार्थी तैयार खड़े हैं कि हमें जी प्रवेश चाहिए। तो निश्चित है कि धीमे धीमे ये संख्याएं बढ़ेंगी। जब प्रेशर तैयार होगा, जब हम लोगों की योग विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी तो सरकार निश्चित ऐसा कोई काम कदम उठाएगी। कोई ना कोई ऐसा योगी, कोई ना कोई ऐसा महापुरुष निकल के आएगा इनमें से ही कि जो कि अपनी बात को उच्च पटल पे ढंग से रखेगा। तो और भी जो है ये रास्ते खुल जाएंगे। और वैसे भी हम आपस में भी मिलके रणनीतियां बना करके कुछ ना कुछ छोटी छोटी पहले कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे अपडेट रहिए, नेट जेआरएफ की प्रॉपर प्रिपरेशन करिए, पीएचडी के लिए जहां भी आए वैकेंसी
वो ध्यान में रखिए और उसके साथ साथ कैसे हम प्रवेश पा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं वैकेंसी आती है कम और दावा वाले वहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं अधिक। तो आपको कितना प्रिपेयर होना है, कितना अपने आप को तैयार रखना है, ये आप समझ सकते हो। प्राइवेट में अच्छा खासा पैसा लेते हैं ये लोग, प्राइवेट सेक्टर्स में जिसमें भी योग डिपार्टमेंट चल रहे हैं या योग से पीएचडी करा रहे हैं, वो बहुत ढंग के पैसा, बहुत सारे मोर देन 4 लाख आपके लगेंगे ही, करीब 4 लाख से ज़्यादा वो ले ही लेते हैं। तो कोशिश करिए सरकारी में जगह मिले, और सरकारी में जगह तभी मिल पाएगी कि जब आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे। और जिन जिन संस्थाओं से आपने एमए की है उनसे जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस अपनी संस्था में होते हैं, मैं सही बता दूं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए आप वहाँ जरूर जुड़े रहिए कि जिससे कि जहाँ भी आपकी संस्था में यदि जगह बने तो आप वहाँ एडमिशन जरूर पाएं। ठीक है, कौशल सर के साथ बने रहिए और निरंतर अपने इस अध्ययन को, इस अध्ययन यज्ञ को बनाए रखिए, करते रहिए। और अपने आप को, मैं जानता हूं कि बेशक ठीक है कि आपको गवर्नमेंट रोजगार ना दे पाए या न दे रही है, तो योग में, प्राइवेट सेक्टर में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काफी बड़ी संभावना है, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। बशर्ते आपको अपने आप को तैयार रख करना है, उस लेवल तक ले जाना है, आपका जो हुनर है वो आप प्रेजेंट कर पाएं अच्छे से, आप सामने वालों को प्रभावित कर पाएं, वो वाली शक्ति आपको अपने अंदर जागृत करनी है। और वो शक्ति अभ्यास के द्वारा, और न सिर्फ अभ्यास, उस अभ्यास को निरंतरता के साथ और सत्कार भाव के साथ, जैसा पतंजलि योग सूत्र का 14वां सूत्र कहता है समाधि पादका, शतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो दृढ़ भूमि कब होगी, वो परिपक्व कब होगा कि उसमें दीर्घ काल होगा, लंबे समय तक आप, ऐसा नहीं है कि जैसे जल्दी रिजल्ट नहीं मिला जी टूट गए, हम तनाव में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, ऐसा नहीं होना है। आपने सोचना है ठीक है मुझे इतना तो कम से कम फायदा है कि मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूं, मैं अपने परिवार, अपने समाज में कुछ एक छोटा सा योगदान कर सकूं, कि आप ऐसा करो या ये कुछ अभ्यास करो। हमारे ये योग आसन या योग अभ्यास ऐसे हैं जिनसे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये भूमिकाएं तो हम अदा कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में मैं मानता हूं कि अभी जो देहाती एरिया हैं या फिर जो छोटे नगर हैं उनमें उतने चांसेस नहीं है, लेकिन महानगरों में बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे खासा पैसा अर्निंग कर रहे हैं योग साधक लोग, योग इंस्ट्रक्टर। तो आप अपना वो हुनर तैयार करिए। बहुत सारे तो ऐसे योग साधक हैं कि जो छोटे छोटे कोर्स कर लिए, 3 महीना 6 महीना, उसमें ही वो इतना अच्छी अर्निंग कर ले रहे हैं, जबकि आप तो इस लेवल के हो कि मतलब मास्टर कर लिया, इवन नेट भी आपने, नेट जेआरएफ भी होल्डर, तो अपने आप को टूटने नहीं देना है, निराशा में नहीं जाना है, बने रहिए और आप निरंतर जहाँ तहाँ से अपडेट इकट्ठे करते रहिए, जिससे कि आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता ऐसी खुलेगी और कोई रास्ता जरूर बनेगी। बस अपने आप को तैयार रखिए आप। ठीक है, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा रहा। बाकी आपकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपकी जिज्ञासा पूरी करने की कोशिश करेंगे। कुछ पूछना है आपको चेता जी? हाँ सर, यही पूछना था, जैसे पीएचडी के बाद जो कोर्स वर्क का रहता है ना, कोई टॉपिक का, सर उस पे मुझे डिस्कशन थोड़ा चाहिए था कि जैसे टॉपिक हम कौन सा डिसाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल का चूज करते हैं थ्योरी में से, तो ये थोड़ा डाउट था कि टीचर से पूछ के करना होता है या फिर जिस पे रिसर्च हो गई है उनमें से हम नहीं कर सकते, कोई नया टॉपिक चूज करें। नहीं, यदि आपका एडमिशन हो गया है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी का हिसाब देखिए कि उस यूनिवर्सिटीज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और वो यूनिवर्सिटी किस स्ट्रीम को ज़्यादा, यानी थ्योरेटिकल पक्ष को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है या वहाँ ज़्यादा प्रधानता है, या प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल माध्यम वहाँ अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल पे यदि आप जेआरएफ है तब तो आप उसका खर्चा झेल पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इतने
खर्चे बढ़ जाते हैं कि आप शायद न कर पाएँ। यदि सक्षम हो तो अच्छी बात है। तो कोशिश करिए, पहले ये देखिए कि आप की यूनिवर्सिटी में कौन-सा ट्रेंड है, हैं? उसके हिसाब से, जी, वहाँ जी। के आचार्यों के हिसाब से, और फिर मेनली इससे भी ज़्यादा आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वाली बात होती है इसमें, कि आपका, मैं क्या, फिर भी इससे भी ऊपर है ये चीज़। सबसे ऊपर यही है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, यदि आपको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है और उसी में नॉलेज है, तो फंडिंग सब हो जाएगी इधर-उधर से कहीं न कहीं व्यवस्था, फिर आप प्रैक्टिकली करिए। ओके सर, ठीक है? थैंक यू सो मच। वेदन पाल जी, पूछिए वेदन जी सवाल। जी सर। तो सबसे पहले मैं समस्त गुरुओं को और समस्त विद्वान साथियों को और साथियों को हरिओम। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जिन साथियों ने जो पीएचडी जो एंट्रेंस था उन्होंने जो क्वालिफाई कर रखा है, तो सर क्या वो कुछ समय के लिए वैलिड है कि इतने समय में अगर वो पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनका वो रद्द कर दिया जाएगा या कुछ ऐसा करके, तो उसमें है क्या सर? 1 साल है, 1 साल 1 साल के लिए। के लिए ही वैलिड है। अगर आप पीएचडी में क्वालिफाई हुए हैं तो 1 साल के अगर एडमिशन ले लिया तो ठीक, नहीं तो अगले साल फिर से देना पड़ेगा। 1 साल का वैलिडेशन है। जो आप बता रहे थे, जो जिन्होंने नेट कर रखा है उनके लिए हमेशा के लिए हो नहीं, गया? हाँ, नेट वालों के लिए नहीं, जो पीएचडी जिनका सिर्फ है उनका सिर्फ 1 साल के लिए है, नेट वालों के लिए नहीं। नेट वालों के लिए तो है। ठीक है सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी सर, आप लोगों से जानकारी मिली, धन्यवाद। और एक क्वेश्चन और है कि अधिकतर जो है पीएचडी जो करते हैं, तो पीएचडी मतलब जैसे 30+ 40+ जाके मतलब योग में ज्यादातर जुड़ रहे हैं और ज्यादातर मतलब ज्यादा देर से करियर बनाते हैं, तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या? जैसे मतलब कोई जॉब हो कोई बढ़िया सा, क्योंकि योग में तो पता ही है कि जैसे 40 वाले तो लगते हैं 30 के देखने में, नहीं, और बिल्कुल है। नरेंद्र देखने में क्या सर, उन्होंने मेंटेन भी किया नरेंद्र होता सर, है। सुनील सर। बिल्कुल है, ऐसा है तो जब इनका कुछ ना कुछ असिस्टेंट, बढ़ाना चाहिए सरकार को मेरे हाँ ख्याल हाँ, से। नहीं नहीं, पढ़ाना नहीं है, कोई बैरियर ही नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई एज बैरियर नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो पीसीएस के थ्रू जाओगे तो उसमें 40 साल का है। बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे कई प्रमाण हैं जो 55 और 56 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हैं। आपकी एज चाहे जो भी हो, बस 65 साल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि 65 वाले भी तो लगते हैं वो 50 के योग में। हाँ, 50-55 भी लगे हैं। हाँ, लगने से मतलब नहीं है जी, वो तो कागज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके। वही तो कह रही हूँ। चलिए, जय श्री कृष्ण। मैं उड़ीसा में रहने वाले हूँ, भुवनेश्वर में। तो यहाँ पीएचडी करने के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी में कोई हमको थोड़ा जानकारी नहीं है। तो जैसे आप उड़ीसा में हैं, कहाँ पे हैं उड़ीसा में? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कितनी यूनिवर्सिटी है, कभी चेक किया आपने? भुवनेश्वर में तो 2 ही यूनिवर्सिटी है, एक उत्कल यूनिवर्सिटी, एक उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर। अच्छा, तो दोनों सेंट्रल बाकी यूनिवर्सिटी हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी है। दोनों स्टेट यूनिवर्सिटी है। जी। अच्छा, तो जब आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तो उसमें डिपार्टमेंट का क्लॉज होता है कि कितने डिपार्टमेंट हैं। जब उस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको बताएगा कि इस तरीके के डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी में रन हो रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि क्या आपका योग का डिपार्टमेंट वहाँ रन हो रहा है क्या, तो उससे आपको वहाँ आइडिया लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो एरिया वाइज ये सभी के लिए है इस तरीके से कि भाई ऐसा है कि मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो पीएचडी कार्य है वो दिल्ली में हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि बाहर जाने पे रहने का, खाने का और भी एक्सपेंस है, तो वो लगता है। तो जब मैं दिल्ली में रहूंगा तो वो मेरा बच जाएगा और मैं अपने घर में रहूंगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए सभी व्यक्ति को कि अपने आसपास की यूनिवर्सिटी, क्योंकि भविष्य में हो सकता है वो आपको नौकरी भी दे, आपके लिए नौकरी के भी आसार खुल जाए, तो उन सब का डाटा आपके पास होना चाहिए।
कि मेरे घर के आसपास में अराउंड 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में ये यूनिवर्सिटी है, इसमें से इतनी यूनिवर्सिटी सेंट्रल है, सेंट्रल तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, हो सकता है एक आध हो, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें डिपार्टमेंट हमारा है कि नहीं है, फिर जिस इसमें डिपार्टमेंट है उसमें कितने टीचर काम कर रहे हैं, या उसमें कितनी पीएचडी हो गई है, किस तरीके का काम होता है, ये सारे के सारे आपके पास डाटा होगा तो आपके अंदर बहुत ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, आप जाओगे टीचर से मिलोगे अपनी बात रखोगे। तो जैसे हमारे साथ पुंडलिक जी है, अब पुंडलिक जी जहाँ पीएचडी कर रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो देखो छूट गई, ऐसी जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो ये बातें निकलेंगी। पुंडलिक जी जहाँ से पीएचडी कर रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ योग डिपार्टमेंट अभी बना नहीं है। तो ऐसी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ उनके कैंडिडेट पूरे नहीं हो पाते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी है। हमारी यूनिवर्सिटी में 9 ही कैंडिडेट्स हैं जो योग से संबंधित प्रोफेसर के पास गए, बाकी अदर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के पास गए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, तो उन्होंने योग के बच्चों को भी पीएचडी करा रहे हैं। तो इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत विभाग, ये सब भी आप लोगों को पीएचडी करा सकते हैं, आप वहां से पीएचडी कर सकते हैं। आपको अपना प्रपोजल देना पड़ेगा, जी मेरा ये विषय है और मैं इस विषय से पीएचडी करना चाह रहा हूँ और क्या आप इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरीके का जब विषय आप वहाँ रखेंगे, जैसे हमारे यहाँ से एक हमारे मित्र है पांडे जी करके, हम उनको संबोधित करते हैं, वो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं यम और नियम के ऊपर। तो उन्होंने अपना प्रपोजल दिया कि मैं इस विषय पे अपना काम करना चाहता हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके का काम कराने के लिए। तो उनकी तरफ से यस आ गया और उनको आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल गया। तो ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ योग का डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही यूनिक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसके लिए जो है ना, आप इंडियन फिलोसफी डिपार्टमेंट जहाँ भी देखोगे वहाँ ज्यादातर ये चीज मिलेगी आपको। इंडियन भारतीय दर्शन में योग दर्शन आता है, तो आप जी। लोगों को ये देखना है कि कहाँ कहाँ भारतीय दर्शन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में है, तो फिर वहाँ योग दर्शन भी एक्सेप्टेड होगा, तो हमारी योग से संबंधित पीएचडी वहाँ हो सकती है। योग दर्शन हो गया, संस्कृत हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, और भी ऐसे हेल्थ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं जहाँ योग जुड़ा हुआ है, ऐसे हर जगह तमाम जगहों पे योग से पीएचडी करने का विधान बन सकता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, बशर्ते है कि आपको घूम के बात करनी पड़ेगी। हाँ, लखविंदर जी हैं, लखविंदर जी का सवाल है। नमस्ते सर, प्रणाम सभी को। सुनील सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो फीस होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो क्या होती है, और बाकी कुछ अंदाजा दें, मतलब फीस क्या होती है। अगर जेआरएफ नहीं है और जेआरएफ है तो दोनों केसेस में फीस सेम होती है, कैसे होता है, ये थोड़ा बताएं। नहीं भाई जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये मैंने लिखा भी था और इस पे चर्चा करना मिस हो गया, लेकिन सत्येंद्र जी ने उसको पूरा किया था। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, हर यूनिवर्सिटी की फीस सेम होती है, चाहे वो जीआरएफ कैंडिडेट हो, नेट कैंडिडेट हो, चाहे नॉन नेट हो, फीस उनकी फिक्स रहेगी। जीआरएफ में बस यही हेल्प मिल जाती है कि आपको महीने का एक जो उनका अमाउंट है, अभी करीब वो 45-46 हजार के आसपास का महीने का मिलता है, तो वो जीआरएफ यूजीसी देता है, ना कि यूनिवर्सिटी देती है। फीस यूनिवर्सिटी की होती है, जैसे अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो हमारी फीस 5,800 रुपए थी फीस। ऐसे मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी गया था, एलएनआईपी, पहला एडमिशन मेरा वहां था, तो वहां फीस थी 22,000 रुपए 6 महीने की। तो 22,000 मैं 5 साल तक करता रहता तो 22,000 इंटू 10, हो सकता है इसमें बढ़ती भी। ऐसे ही हमारे मित्र सत्येंद्र जी ने किया था, तो इनको भी 40,000 50,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस देनी होती थी। यदि स्टेट यूनिवर्सिटी भी कम फीस लेती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी थोड़ी कम फीस लेती है, लेकिन प्राइवेट ज्यादा लेती है। यदि कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, उसकी अर्निंग अच्छी है, कहीं क्लास भी मिलती है, कहीं वो अटैच भी है, तो उसके पास इनकम सोर्स है, तो हम उसको यही कोशिश करते हैं कि वो अपना समय ना खराब करे,
ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, जो मान्यता प्राप्त है, यूजीसी से अप्रूव्ड है उनके कोर्सेज यूजीसी के। जैसे हमने अभी हमारी जानकारी में एक मोनाडी यूनिवर्सिटी है, हमारे ही जानकार उसमें एसोसिएट प्रोफेसर बन के आए। ऐसे निर्वाणा है, एक अपना सतना में है एकेएस यूनिवर्सिटी, जो कि ऑथेंटिक है थोड़ा सा, और पीएचडी का कार्य बहुत समय से करा रही है, लेकिन थोड़ी सी फीस वही 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख के आसपास पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अर्निंग कर रहा है या फैमिली को रन करने की जिम्मेदारी है, तो वो कहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ेगा, और कैसे समय देगा, और वहां जाके कैसे करेगा। तो ये सारा का सारा विषय है। तो आप हो सकता है कि पैसे खर्च कर सकते हैं और इस तरीके से अपना समय बचा सकते हैं, और फीस भी मतलब इंस्टॉलमेंट में देना है। फर्स्ट सेमेस्टर दिया, फिर सेकंड सेमेस्टर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। तो आपका इनकम भी चल रहा है, आपका घर भी चल रहा है, आपकी पीएचडी भी हो गई। सर जैसे आप अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात रख रहे हैं, आप वहाँ खुद भी पीएचडी कर रहे हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो योगा में, एक तो फिलोसफिकल स्टडीज बहुत योगा में की जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप डेटा लेते हैं, हीमेटोलॉजी वाला डेटा, या कह लीजिए ईईजी लेना, ईसीजी लेना, तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी उतनी फंडिंग या कह लीजिए सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट ये सब मिल पाता है? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, लेकिन अभी सत्येंद्र जी का फिर नाम लूंगा। सत्येंद्र जी ने कहा जैसी यूनिवर्सिटी होती है वैसे ही मतलब वो अपना एक अप्रोच बना लेते हैं। जैसे हमें हमारा विषय को चयनित करने में बड़ी समस्या आई, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है संस्कृत की, तो वो ज्यादातर फिलॉसफी पे जोर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे करोगे, आप डॉक्टर थोड़ी हो कि आप इलाज करने चलोगे। तो बहुत लंबा डिबेट चला, क्योंकि हमारी संख्या बहुत थी, क्योंकि पहली बार डिपार्टमेंट खुला और एडमिशन आए, 18 लोग थे हम लोग, जिसमें से करीब 11 लोग प्रैक्टिकल विषय पे काम करना चाह रहे थे, बाकी लोगों ने फिलोसफिकल और अदर ग्रंथों को चुना। लेकिन हम लोग 11-12 की संख्या थी जो प्रैक्टिकल पे काम करना चाहता था। लेकिन हम लोग डटे रहे कि जी हमें तो प्रैक्टिकल, क्योंकि योग विषय प्रैक्टिकल है, जब हम इसमें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो इस विषय का औचित्य नहीं रहता है। तो वहां के गुरुओं ने बार बार उस चीज को कोशिश किया कि ये सप्रेस हो जाए, क्योंकि भाई अपनी संस्था का एक रहता है। तो उन्होंने हमें ये कहा कि हम आपको आधुनिक उसमें शिफ्ट करेंगे, आधुनिक संकाय के अंतर्गत हम आपको इसको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन कई सारी बातें हुई कि भाई योग तो प्राचीन है, तो हम आधुनिक में कैसे चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप रिसर्च आधुनिक की करेंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने तर्क दिया कि जी हमारे कुछ बच्चे हैं जो इस तरीके का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी दुविधाएं आती हैं, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकल विषय है, आप कर सकते हो, आप किसी को साथ में लेके काम कर सकते हो, किसी को अपना को गाइड बना सकते हो। भाई कोई आपका एम्स में जानकार है, उस विषय का विशेषज्ञ है, और आपको भी इच्छा है कि मुझे भाई स्किन पे काम करना है, कि योग का स्किन पे क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या बाल झड़ने से रिलेट आप काम कर सकते हो, या हार्ट से या किडनी से, XYZ जो भी आपको काम करना है। तो उस फील्ड का कोई विशेषज्ञ हो गया और आप योग के विशेषज्ञ हो गए, और दोनों ने मिलकर उस काम को करने का प्रयास किया। तो सर अधिकतर जो यूनिवर्सिटियां से को गाइड वाली बात आप कह रहे हैं ना सर, को गाइड लेना एक पॉइंट है, पर जो जी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, मान लीजिए जैसे कि आईआईटी टेक्निकली साउंड है, ऐसे सुनने में आता है, हमें तो पता नहीं, अभी तो कोशिश करेंगे आगे क्या। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल ऐसा सर। है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो नहीं दे पाती हैं जो आईआईटी दे पाए, एम्स दे पाए? ऐसी कुछ चीजें आप कंपेयर करके अगर बोल पाए तो। नहीं, ऐसा होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन ये है बसत आपको बताना पड़ेगा कि आप उस फील्ड में कितना एक्टिव है। क्योंकि अथॉरिटी तो बैठी है काम करने के लिए, क्योंकि उनको तो दिखाना है ना नेक में कि भाई हमारे यहाँ से इस तरीके का बच्चा इस तरीके की रिसर्च कर रहा है, ऐसी रिसर्च कर रहा है, उसके भी पॉइंट है। तो वो तो चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा काम करे, लेकिन उनको दुविधा नहीं होनी चाहिए, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, या अपने काम में उनको मत लपेटो। आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये काम आप कर ले जाओगे। अभी जैसे हमारा एक अभी काम चल रहा था, तो एक हमारे यादव सर हैं, पतंजलि से प्रोफेसर थे, अभी वो चले गए हैं शिमला।
तो उन्होंने अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें बताया कि जी मैं एक अपने अंडर में एक रिसर्च करा रहा हूँ, वो बॉटनी और योग डिपार्टमेंट मिलके कर रहा है कि जी पेड़ पौधे जो लगा रहे हैं, ये 2 रूम डिवाइड किए, एक रूम में हम ओम चैंटिंग करेंगे, मतलब वो 24 घंटे वो चलता रहेगा, और एक में जैसे नॉर्मल पौधे उगते हैं उसी तरीके की कंडीशन। बाद में हम चेक करेंगे कि उस पौधे से निकलने वाला जो फल है और जो इससे निकलने वाला जो फल है उसमें क्या डिफरेंस है, भाई उसके कंटेंट में क्या डिफरेंस आता है। तो इस तरीके की रिसर्च हो रही है, आप समझिए मतलब लेवल ऑफ रिसर्च क्या है, लेवल ऑफ थिंकिंग लोगों की क्या है। लेकिन ये सब कुछ आपके ऊपर है कि क्या आप उस तरीके का पेन ले सकते हैं, क्या आप उस तरीके का काम लेके कर ले जाएंगे। मुझे लगता है सर मेरे को ना आपका नंबर चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, और अगर सर अलाउ करेंगे तो आप प्लीज आप लोग कनेक्ट करके मुझे नंबर जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हाँ प्लीज सर, मैं कौशल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैं इस पे डिस्कस करूंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे को। तो मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा। और अच्छा, अमिता जी का सवाल है, हैंड रेज है अमिता जी, क्योंकि त्योहार का समय है, मुझे पता है समय सबके पास कम है, सब लोग चाह रहे होंगे जल्दी जल्दी सवाल हो करके फ्री हो। अमिता जी पूछ। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। मेरा ये सवाल था, जैसे नेट या पीएचडी अपन क्वालिफाइड नहीं होते, उसके बाद भी अगर पीएचडी करना है तो फिर कैसे किया जा सकता है? क्या ये सत्येंद्र ऐसा सर, होता भी है? सुनील सर। अब संभावनाएं बंद हो गई, अब नहीं कर सकते। बाकी ये गाइडलाइन बदलती रहती है पर नेट की तैयारी करते रहिए। और ऐसा भी देखिए कि कब कब गाइडलाइन चेंज होती है। अभी चेंज हुई है रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही, के बिना नेट किए आप पीएचडी में एनरोल नहीं हो पाएंगे। उससे पहले ऐसी बाध्यता नहीं थी कि आपके पास नेट होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3-4 लोग ऐसे थे जो नॉन नेट एडमिशन जिन्हें मिला। पर लेकिन अभी तो आपने नेट, कौशल सर के साथ पहले नेट क्वालिफाई करना होगा। कार्तिकेश्वर जी का लास्ट सवाल, कार्तिकेश्वर जी बताएं। गुरुजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। गुरुजी ये मैं चाहता हूँ कि पीएचडी के लिए कोई एज बार है क्या? अभी तक तो नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। और एक बात है, तो ये जो किसी भी इसमें नहीं आता है कि इतना एज होना चाहिए, अभी तक तो कहीं किसी नोटिफिकेशन में नहीं देखा है। और एक बात है, तो नेट जेआरएफ के लिए ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए, कौन से के लिए मार्क ज़्यादा चाहिए, कौन से के लिए मार्क कम चाहिए, कुछ है क्या? जैसे कि पहले मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादा मार्क चाहिए और पीएचडी के लिए ज़्यादा मार्क चाहिए, किसके लिए ज़्यादा मार्क होगा तो आसान होगा? ऐसा होता है, ये 3 बार में डिवाइड हुआ है। जैसा कि कट ऑफ आपने देखी होगी, शायद देखी होती तो ऐसा ये प्रश्न नहीं होता। लेकिन आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो कम नंबर चाहिए, कुछ ज्यादा नंबर चाहिए नेट के लिए, कुछ और ज्यादा चाहिए जेआरएफ के लिए। JRF, हाँ, पेपर वही रहेगा। ठीक है। तो धन्यवाद। हम लोग ये सेशन को यहीं संपन्न करते हैं, और एक प्रार्थना। अच्छा, मीना जी का सवाल आ रहा है, मीना जी जानकी जी पूछिए। मीना जी पहले पूछिए, फिर जानकी जी। आइए, सवाल आ रहा है तो ले लीजिए। सर देखिए, अगर मुझे 2 विषयों में ये करना है, पीएचडी करना है, तो दोनों विषयों से अलग 2 बार नेट निकलना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, जैसे अभी हम लोग टेक्निकली कई विषय ऐसे पढ़े हैं, पहले तो चल जाता था, अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। पीएचडी आपकी दोनों विषय से एक ही हो सकती है, एक पीएचडी आपकी 4-5-6 विषयों में भी चल सकती है, बस बशर्ते है उस सब संदर्भ जुड़ा होना चाहिए आपके टाइटल में। कई जैसे विषय होता है कि प्राचीन इतिहास में लेके हमने योग कर लिया, तो वो डिग्री आपकी इतिहास में भी काम करेगी और वो डिग्री आपकी करेगी योग में भी। जो अभी तक का कॉन्सेप्ट था इस तरीके की, एक पीएचडी कर ली और लोगों ने 5 एमए कर ली तो वो एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अब ये एलिजिबिलिटी यहाँ तक रह गई कि आप एसोसिएट प्रोफेसर बन पाएंगे,
अगर आपको प्रोफेसर बनना है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती होती है और 8 साल के बाद वो आपको एसोसिएट प्रमोट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोफेसर बनने के लिए आपको उसी डिपार्टमेंट से पीएचडी चाहिए होती है। ये भी कुछ केस लेटेस्ट आए हैं कि प्रोफेसर नहीं बन पा रहे जी, तो कारण यही था कि वो उस डिपार्टमेंट से उन्होंने पीएचडी नहीं करी थी। जैसे आप योग में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बने और योग डिपार्टमेंट से ही पीएचडी करी, और आप इसमें आगे बढ़ते गए और आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हुए, आप प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन आपने इतिहास विषय को जोड़ा था, चूंकि इतिहास था तो वो इतिहास में भी काम करेगा, लेकिन आप जब वहां एसोसिएट बने तो उसके बाद आपको प्रोफेसर के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसमें उसी विभाग से यानी कि हिस्ट्री विभाग से ही आपका पीएचडी होना चाहिए था। इस तरीके का भी लिखित में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, बाकी कुछ बदलेगा आने वाले समय में तो नहीं कह सकता। जानकी धारवा जी। जी सर, हरिओम सर। सर मेरा क्वेश्चन हरिओम। था कि नेट के बाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देना पड़ता है या फिर ऐसे डायरेक्ट होता है? बहुत उत्तम प्रश्न है। पहले क्या होता था कि कहीं पे भी पीएचडी का एडमिशन आता था तो लोग फॉर्म भरते थे, फॉर्म भरने के बाद एनटीए को जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप एग्जाम कंडक्ट कराओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कराएगी तो उसके पेपर कौन सेट करेगा, अंदर के टीचर कर देंगे। हो सकता है कोई बच्चा उनका बहुत ज्यादा क्लोज हो, उनका परम शिष्य हो, तो पेपर हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, तो ये चीज उठा के एनटीए को देती। अब एनटीए 54 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगभग अब करे क्या, 54 बार एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ रहा है, ऐसे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी का कराना पड़ रहा है। तो एनटीए भी पागल हो जा रहा था कि भाई बार बार एग्जाम करा रहे हैं, तो उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग करी कि हम इसी एग्जाम को इसमें मर्ज कर देते हैं और इसकी एक सेपरेट कट ऑफ निकालते हैं जिससे हमें एग्जाम नहीं लेना पड़ेगा। तो अब जो व्यक्ति पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गया है, अब वो फॉर्म भरेगा, लेकिन वहां इसको टेस्ट नहीं देना होगा, टेस्ट किसी को नहीं देना होगा, क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि मेरा टेस्ट क्लियर है तो मैं भरूंगा। अब वो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू में नंबर आएंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम बिल्कुल खत्म कर दिया है। ओके क्लियर सर। है? यस सर। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे यूनिवर्सिटी में रेगुलर जाना पड़ता है या फिर अपन घर से ही बना सकते हैं रिसर्च पेपर वगैरह जो भी रहता है? रेगुलर जाना होता है, रेगुलर। अच्छा, प्राइवेट प्राइवेट करे या में प्राइवेट में थोड़ा सा रहती है, लेकिन इसमें आपको लगभग जाना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। राधे श्याम जी का सवाल है। क्या? हरिओम सर। हरिओम सर जी, मेरा हरिओम। सवाल ये है कि ये एससी कैटेगरी में सर पीएचडी के लिए कुछ छूट होती है क्या फीस में? फीस में कोई छूट नहीं होगी, बाकी जो एडमिशन होगा वो आपके जो नियम के तहत जो भी है, क्या कहते हैं उसको भी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, रोस्टर के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। जैसे टीचर की भर्ती होती है कि 2 जर्नल, एक ओबीसी, फिर एक जर्नल, फिर एक एससी, फिर इस तरीके से सीटें डिवाइड है, इसी के आधार पे पीएचडी की सीटें डिवाइड होती हैं और उनको लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। मोनिका जी। जी हरिओम सर। अगर हमने एक हरिओम। बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर लिया तो हम दूसरी बार जीआरएफ के लिए एग्जाम दे सकते हैं? कितनी बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं, जीआरएफ हो जाए तो भी आप बार बार एग्जाम दे सकते हैं, कोई वो रोक नहीं है। बस यदि आप जनरल कैटेगरी में हो तो एज अंडर 30 होनी चाहिए। नहीं, हाँ, मैं ओबीसी में आती हूँ। जीआरएफ लेना है, हाँ तो 3 साल और बढ़ा दूं। 33 साल तक आपको जीआरएफ के लिए मिलता रहेगा, बाकी उसके बाद आप नेट का एग्जाम, भाई कई लोगों को पैशन होता है ना कि मैंने 11 बार नेट निकाला है, 4 बार जीआरएफ निकाला है और वो अभी भी दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप लाइफ टाइम देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब
आपको बोलने वाला नहीं कि आप अब एग्जाम मत दीजिए, आप भरिए मत, या आपको तो मुझे लगता है तकरीबन सवाल हो ही गया, और हर तरीके का सवाल आया तो एक एक चीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किन्हीं का रह गया है तो बाद में भी पूछ सकते हैं। श्वेता जी का एक सवाल है शायद, श्वेता जी पूछिए। जी सर, हरिओम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मिनिमम रिसर्च के लिए जो एज लिमिट होती है वो कितना होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन? मैक्सिमम तो 5 साल है, मिनिमम ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है कि 3 साल, 3.5 साल, ऐसा? ये क्लियर करना है थोड़ा सा। वैसे तो 2.5 साल था, अभी 2 साल भी करने के उसमें है। ओके। तो जब अब आप एडमिशन लोगे तो हो सकता है कि 2 साल में आप पीएचडी कंप्लीट करके दे सकते हो। अभी जो हम जनरली सुनते हैं वो 3 साल है और मैक्सिमम 6 साल है। अच्छा, अभी मतलब एनईपी 2 के साल अंतर्गत बाद जो हमने मिनिमम। एडमिशन लिया है, जी। अब आने वाले समय में ये बात चल रही है कि पीएचडी को 2 साल में ही सबमिट किया जा सकता है। अभी 3 साल में है, ओके सर। 2.5 साल से 3 साल के बीच में, और मैक्सिमम 6 साल है। उसके बाद दोबारा से आपको कुछ फीस दे के उसको बढ़ावाना पड़ेगा। लेकिन आने वाले जो समय में बता रहे हैं कि 2 साल में भी आप पीएचडी सबमिट करके अपनी डिग्री अवार्ड करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, यही पूछना था।